गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आज फिजिक्स का फिर एक नया टॉपिक लेके मैं आपके पास आया हूँ। कल जहाँ तक हमने एक टॉपिक को छोड़ दिया था, मतलब जिसको हमने जिस लास्ट टॉपिक में जिसमें हमने कल क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था बोर के सारे स्पेक्ट्रल सीरीज के नाम। आज बोर्ड के वही सारे स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चालू करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि स्पेक्ट्रल सीरीज क्या है। तो हमें आज सबसे पहले पढ़ना है स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो इसको मैं आपको समझाता हूं, देखिए कैसे वो समझेंगे। ये किसी एटम का हायर एनर्जी लेवल है और ये किसी एटम का लोअर एनर्जी लेवल है। फिर से देखिए, ये किसी एटम का एक हायर एनर्जी लेवल है और ये क्या है, लोअर एनर्जी लेवल। जब किसी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है लोअर एनर्जी लेवल के लिए, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन एमिट होगा किसी भी जगह से, तो कहीं ना कहीं एक फॉर्म का लाइन अपीयर होता है। क्या अपीयर होता है? लाइन। इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। जब किसी हायर एनर्जी लेवल के एटम से लोअर एनर्जी स्टेट में किसी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, देखिए रूल क्या बोलता है, जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल जाना हो तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी रिमूव करता है। ये जब एनर्जी रिमूव करता है तो एक लाइन फॉर्म होती है, ये लाइन कहलाता है स्पेक्ट्रल लाइंस। तो इसीलिए जब हमें देखा गया कि हाइड्रोजन जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन करता है तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर्म होते हैं। तो ये देखा गया प्रैक्टिकलों में कि हाइड्रोजन जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो 5 टाइप के स्पेक्ट्रल सीरीज बनाता है, 5 टाइप्स के। तो वो 5 टाइप के स्पेक्ट्रल सीरीज में सबसे पहला सीरीज है दैट इज नोन एज लाइमन सीरीज। हमें जो सबसे पहला सीरीज पढ़ना है उस सीरीज का नाम है लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। इसका जो लोअर एनर्जी स्टेट होगा वो 1 होगा, ध्यान रखिएगा। लाइमन सीरीज का कैसे बनेगा, इसका जो लोअर स्टेट यानी कि जो ग्राउंड स्टेट होगा वो 1 होगा। ठीक। दूसरी जो सीरीज बनी वो सीरीज है लाइमन के बाद बाल्मर सीरीज। ये सब अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में पूछता है, ये मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। बाल्मर सीरीज का जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है यानी कि N1 बराबर 2 होगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहला सीरीज कहलाएगा लाइमन सीरीज, जहां पे N1 की वैल्यू यानी ग्राउंड स्टेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। दूसरा सीरीज कहलाता है बाल्मर सीरीज, उसका जो सीरीज में वैल्यू है N1 बराबर क्या हो गया, 2। तीसरा जो सीरीज है ये कहलाता है पास्कन सीरीज। ये जो पास्कन सीरीज है इसमें जो आपका वैल्यू आएगा N1 का वो 3 होगा। ठीक, तो पहला सीरीज हो गया लाइमन सीरीज, दूसरा सीरीज हो गया बाल्मर सीरीज, तीसरा सीरीज हो गया पास्कन सीरीज, चौथा पास्कन PASCHEN पास्कन सीरीज। चौथा सीरीज कहलाता है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज, इसमें जो आपकी N1 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 4। और पांचवा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है जो पेपर में पूछता है वो है पीफंड सीरीज, और इसका जो ग्राउंड स्टेट वैल्यू मिलता है N1 बराबर मिलता है 5। तो टोटल हमें हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के लिए 5 सीरीज पढ़नी है। पहला लाइमन, दूसरा बाल्मर, तीसरा पास्कन, चौथा ब्रैकेट, पांचवा पीफंड। इन सब के बारे में अलग अलग बोर्ड में क्वेश्चन आता है। अब सपोज 2023 में एक क्वेश्चन पूछ दिया था, व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। अब ये क्वेश्चन पूछ दिया था 5 नंबर का। अब ये 5 नंबर में हमको पूरे के पूरी चीज के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मैंने अभी आपको बताया, एक बार मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। हम कोई भी डेफिनेशन फिजिक्स में लिखते हैं तो हमारा पूरा काम होता है कि सिर्फ उस डायग्राम को अगर हम डिफाइन कर दें तो हमारा इजी वे पे उसकी डेफिनेशन बन जाएगी। ये आपका जो लोअर स्टेट है ये कहलाता है ग्राउंड स्टेट। ये जो लोअर एनर्जी स्टेट है ये कहलाता है ग्राउंड स्टेट। ऊपर वाला जो स्टेट है ये कहलाता है हायर एनर्जी स्टेट। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जब कोई हायर, अच्छा ग्राउंड स्टेट को हम नाम दे देते हैं N1
और हायर एनर्जी स्टेट को हम नाम दे देते हैं N2। ठीक, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसका एमिशन होगा, और इलेक्ट्रॉन का जब यहां से एमिशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पेक्ट्रम, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सो व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेट एमिट्स व्हेन इट्स शिफ्टेड from higher energy level to lower energy level due to emission of electron, the energy released in the form of spectrum। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन। क्लियर? अब इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सबसे पहला हमें एक फॉर्मूला निकालना है जो कि वेवलेंथ फॉर्मूला कहलाता है। पेपर में यही पूछता है कि वेवलेंथ फॉर्मूला क्या होता है। तो ध्यान से देखिए वेवलेंथ फॉर्मूला कैसे निकलता है। 1 अपॉन लैम्डा, ये लैम्डा डिनोट कर रहा है वेवलेंथ को। किसको डिनोट करता है? वेवलेंथ को। आर डिनोट करता है रिडबर्ग कांस्टेंट, आर डिनोट करता है रिडबर्ग कांस्टेंट। आर की एक डेफिनेट वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आर डिनोट करता है रिडबर्ग कांस्टेंट को, इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। अब आर रिडबर्ग कांस्टेंट को डिनोट किया, ये डिनोट करता है इनिशियल स्टेज को, N1 डिनोट कर रहा है ग्राउंड स्टेट यानी कि इनिशियल स्टेट को, और जो हायर एनर्जी स्टेट होता है वो कहलाता है N2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया वेवलेंथ फॉर्मूला। इस वेवलेंथ फॉर्मूले की मदद से जो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की ओर जा रहे हैं, हम उनसे डिफरेंट वेवलेंथ निकाल लेते हैं। कई बच्चों को ये चीज समझ नहीं आती कि हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ क्यों रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, है कुछ नहीं। जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन निकलते जाता है। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है हर समय उसकी एनर्जी अलग अलग होती है। तो जब एनर्जी अलग अलग होती है तो अलग अलग टाइप के वेवलेंथ मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अब वही कहलाता है स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। तो चलिए आगे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछता है 3 नंबर का, What is Lyman सीरीज? अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है बोर्ड में सीधा, What is Lyman सीरीज। तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली हम इसको बस डिफाइन करके आ जाएं तो कभी भी 3 नंबर बोर्ड में नहीं मिलेगा। ठीक, अब इसमें कई बार क्वेश्चन को घुमा कैसे देते हैं। लाइमन सीरीज तो पूछा ही है, इसके साथ साथ लिख देता है कैलकुलेट लैम्डा मैक्सिमम। लैम्डा मैक्सिमम का मतलब होता है मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना। लैम्डा मिनिमम का मतलब होता है इसमें वेवलेंथ मिनिमम निकालना। और ये कौन से रीजन में एग्जिस्ट करता है। तो ध्यान से देखिए, जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हम स्टडी करेंगे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 3 रीजन में काम करता है। एक ट्रिक मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए पहला सीरीज है लाइमन सीरीज, यहां पर मैं ट्रिक लिख देता हूं। पहला सीरीज है लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्कन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर्न सीरीज। टोटल 5 सीरीज थे। तो ध्यान से देखेंगे, ये जो पहला सीरीज है ये अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है। ये ध्यान रखिएगा, पहला वाला जो लाइमन सीरीज है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में एग्जिस्ट करता है। दूसरा बाल्मर सीरीज, ये विजिबल रीजन में एग्जिस्ट करता है। अब ध्यान से देखिए, आपको एक चीज बहुत लोगों को पता नहीं होगी, सन से आने वाली 3 तरीके की रेडिएशन होती हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड। यही तीनों होती हैं। वैसे ये इसी बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट में? 3। तो पहला रीजन है अल्ट्रावायलेट रीजन, दूसरा जो आपको सीरीज मिलेगा वो विजिबल रीजन में होगा। अब ये जो तीनों के तीनों सीरीज हैं ये इंफ्रारेड रीजन को बिलोंग करेंगे। तो देखिए इसमें याद करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। पहला आपने नाम लिखा, उसमें क्या लिख दिया? अल्ट्रावायलेट रीजन। दूसरा आपने नाम लिखा, उसमें आपने क्या नाम लिख दिया? विजिबल रीजन। और तीनों के तीनों किस रीजन में मिलते हैं? ये इंफ्रारेड। तो आपका एक नंबर बोर्ड में ऐसी 1 नंबर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में बन गया। आप ऐसे ही अगर इसको बना लिए ट्रिक तो आपने इजी वो बन गया। प्रॉब्लम इन दोनों में होगी, तो इन दोनों के सॉल्यूशन को अब हम क्या करते हैं? डील करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज लाइमन सीरीज एंड एक्सप्लेन द लाइमन सीरीज टू कैलकुलेट
लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा मिनिमम एंड रीजन। चलिए अब थोड़ा सा आगे आते हैं। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम बायो वालों को इसलिए होती है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है। तो अब वो कैलकुलेशन किस टाइप का, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं लाइमन सीरीज क्या होती है। तो ध्यान से देखिए, सेम वही चीज। अब इसकी बनाएंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन कैसे बनेगा, लाइमन सीरीज क्या होता है, ये हो गया ग्राउंड स्टेट, ये हायर एनर्जी स्टेट। ध्यान से देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं, ये हो गया ग्राउंड स्टेट और ये हो गया हायर एनर्जी स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट को मैंने क्या नाम दिया था, N1। हायर एनर्जी स्टेट को मैंने नाम क्या दे दिया, N2। जब डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। तो कौन से एनर्जी लेवल से एक्साइट हो रहा है, N2 से N1 की तरफ। अगर आप इसी पॉइंट को देख के डेफिनेशन बनाना चाहें तो इजीली बन जाएगा। When electron is excited from higher energy level to lower energy level means कहां से कहां, N2 जो आपका टर्म है वो 2, 3, 4 कहां तक हो सकता है, इंफिनिटी तक। देखिए एनर्जी लेवल 2 के बाद इंफिनिटी तक हो सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड स्टेट का है वो 1 ही होगा, क्योंकि अगर ये 1 है तो ही ये कौन से सीरीज को बता रहा है, लाइमन सीरीज को। तो एक बार मैं हिंदी में फिर से आपको वो डेफिनेशन को बता देता हूं। जब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल कहां से, 2, 3, 4 से इंफिनिटी तक, कहां तक होगा, लोअर एनर्जी लेवल तक, तो उस समय जो एक्साइटेशन होगा वो कहलाएगा लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज इज दैट सीरीज इन विच the electron is excited from higher energy level N2 equals to 2, 3, 4 dash to infinity to lower energy level N1 equals to 1. That is the definition of Lyman series. अब ये तो हो गया, यहां पर आपको 1 मार्क्स मिल गया। अब इसके दूसरी चीज पर आते हैं। दूसरा चीज हमें पढ़ना क्या है, हमें निकालना है मैक्सिमम वेवलेंथ। क्या निकालना है, तो सबसे पहला हमें कॉन्सेप्ट निकालना है मैक्सिमम वेवलेंथ। तो मैक्सिमम वेवलेंथ निकालने की ट्रिक याद रखिएगा। सबसे पहले हम फॉर्मूला पढ़ें वेवलेंथ का, 1 लैम्डा इक्वल्स टू आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहां पे लैम्डा वेवलेंथ को बताता है, आर रिडबर्ग कांस्टेंट को बताता है, n1 बता रहा है ग्राउंड स्टेट यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट, और n2 बताता है हायर एनर्जी स्टेट। ठीक, अब कंडीशन ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम की कंडीशन क्या होती है, यहां पे मैं ट्रिक लिख देता हूं, आप सभी याद रखेंगे इस ट्रिक को। लैम्डा मैक्सिमम तब निकलेगा जब n1 तो 1 ही रहेगा। भाई n1 क्या है, ग्राउंड एनर्जी स्टेट, ये तो 1 ही रहेगा, लेकिन जो ये n2 है ये सिर्फ 2 से आना चाहिए। कहां से आना चाहिए, 2 से। मतलब जब भी आप लैम्डा मैक्सिमम निकालेंगे तो जिस भी सीरीज की बात कर रहे हैं उसके ऊपर वाली सीरीज को आपको बस लेके चलना है। तो देखिए लाइमन सीरीज में मैंने n1 की वैल्यू क्या ली थी, 1, लेकिन मैंने इसमें हायर एनर्जी स्टेट मैंने क्या लिया, 2। ध्यान रखिएगा मैक्सिमम का केस का ट्रिक क्या होगा, उसके हायर एनर्जी लेवल क्या होगा, 2। यहां पर पुट कर देते हैं। तो देखिए अब मैं 1 यहां पर क्या लिख दिया, लैम्डा मैक्सिमम लिख दिया। क्या लिख दिया, अभी तक मैं सिर्फ क्या लिख रहा था, लैम्डा, क्योंकि मैंने वहां पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया था। अब मैंने यहां मैक्सिमम वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट लगा दिया। कॉन्सेप्ट बोलता है कि भाई आपका जो हायर एनर्जी स्टेट है n2 बराबर क्या होना चाहिए, 2। अब r क्या है बेटा, रिडबर्ग कांस्टेंट, तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7, लिख दिया ऐसा। देखिए मैंने किसकी वैल्यू पुट कर दी यहां पर, r की। अब n1 कौन सी सीरीज पढ़ रहे हैं, लाइमन। ध्यान रखना जो सीरीज पढ़ोगे उसी की वैल्यू पुट करना है। तो मैंने अभी किसकी वैल्यू पुट की है, लाइमन। तो लाइमन का लोअर सीरीज कितना होता है, 1 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि लाइमन का ग्राउंड स्टेट कितना होता है, 1। इसका हायर एनर्जी स्टेट कितना था, 2। कितना था, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब लाइमन सीरीज का जो ऊपर वाला स्टेट है हायर एनर्जी, देखिए इधर ध्यान से ये देखिए ये वाला, भाई n1 बराबर 1 हुआ और ये हायर एनर्जी क्या हुआ, n2। वो ये n1 बराबर 1 और n2 बराबर क्या हुआ, 2। तो यहां पर हम आते हैं तो देखिए आपका ये हायर एनर्जी लेवल कितना हो गया, n2 बराबर 2। तो यहां पे किसका स्क्वायर हो गया, 2 का। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन की ओर आते हैं। अब देखिए यहां क्या बचा, 1 लैम्डा मैक्सिमम इक्वल्स टू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7।
अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 1/1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो ऑब्वियस सी बात है 1 ही होगा, माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ठीक, अब सभी को एलसीएम लेना आता ही होगा, तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं, हमारा टाइम बचेगा। ध्यान से देखिए, जब आप फिजिक्स का पेपर बना रहे हो तो ये छोटे छोटे कैलकुलेशंस को आप जल्दी से जल्दी बनाइएगा, इसमें मत वो बनाते वो रहिएगा, आपका पेपर में बहुत टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि पेपर थोड़ा सा लेंथी आता है। 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7। अब देखिए 4 इधर हो गया, 1 गया, तो ये कटा तो कितना हो गया 3/4। मैंने 4 इधर चला गया, 4 - 1 दैट इज कॉल्ड एलसीएम 4 हो गया, तो इसको हम क्या लिख दिए 3/4। अब देखिए मुझे चाहिए लैम्डा मैक्सिमम, क्या चाहिए, तो देखिए अब मैं इसको पूरा पलट दूंगा, मैंने इसको इन्वर्स कर दिया, पूरा मैंने इसको क्या कर दिया पलट दिया, तो देखिए क्या आ जाएगा 4/3 इंटू 1.097 इंटू, अच्छा थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप जब आपने इसको पलट दिया तो जो ऊपर मल्टीप्लाई में है वो नीचे किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको अपॉन 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक, चलिए अब देखिए कोई चीज नीचे है और वो पावर में प्लस में है, तो वो चीज ऊपर चली जाएगी, तो जब वो ऊपर चली जाएगी तो वो चीज किस में हो जाएगी माइनस में। तो सबसे पहले क्या हो गया लैम्डा मैक्सिमम इक्वल्स टू, अब कोई चीज नीचे थी तो प्लस में था, तो ऊपर चला गया तो क्या हो गया माइनस। अब यहां पे क्या हुआ 4/3 इंटू 1.097। तो चलिए अब 4/3 को हम अगर डिवाइड करेंगे, तो 4/3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.33 इंटू ऊपर क्या बचा है 10 टू द पावर -7 अपॉन क्या बचा 1.097। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, सेम पॉइंट के बाहर डेसिमल्स हैं, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.5111251। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ये आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, इनटू क्या हो गया 10 टू द पावर -7। ठीक, अब वेवलेंथ है, क्या है वेवलेंथ, या तो मीटर में आएगा या तो आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगा, तो क्यों ना हम इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में चेंज करें, तो 1251 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, ऐसा लिख सकता हूं। देखिए मैंने क्या प्लेस हटा दिया इसका डेसिमल। अब हमने पढ़ा है कि 10 टू द पावर -10 मीटर कहलाता है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या कहलाता है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसकी वैल्यू होती है 1215। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज नोन एज क्या आर्मस्ट्रॉन्ग। तो देखिए इसका मैक्सिमम वेवलेंथ निकल गया। अब इतने कैलकुलेशन में आपको चाहिए होगा टाइम, क्या चाहिए होगा, आप इतने कैलकुलेशन को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप बीच में अटक जाएंगे, फिर आपका बोर्ड में एग्जाम में टाइम खराब हो जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक जरूरी नहीं है आपको ये चीज पता हो, कई बार अगर आपको याद भी है टर्म तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, क्योंकि वहां आपको टाइम बचाना होगा। ठीक, आगे आते हैं। ये तो निकल गया मैक्सिमम वेवलेंथ, इतने का 1 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि 1 मार्क्स का ये क्या हुआ आपका मैक्सिमम वेवलेंथ। अब आते हैं दूसरा, अब हमें निकालना है मिनिमम वेवलेंथ। क्या निकालना है, ठीक, अब मिनिमम वेवलेंथ के लिए फिर ट्रिक याद रखिएगा। मिनिमम वेवलेंथ का ट्रिक बोलता है n1 = 1 तो रहेगा ही, ग्राउंड स्टेट है तो ग्राउंड स्टेट की बात होगी ही, लेकिन जो इसका हायर एनर्जी स्टेट होगा बेटा वो इन्फिनिटी होगा। देखिए थोड़ा ध्यान से, इससे पहले मैंने जो इस ट्रिक को लगाया था, इस ट्रिक में आपका जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, क्या क्या बोला मैंने मैक्सिमम वेवलेंथ, तो देखिए n2 बराबर क्या था वो 2 था। अब यहां पर आते हैं, इस ट्रिक में n2 बराबर क्या हो इन्फिनिटी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप मिनिमम वेवलेंथ निकालेंगे, क्या निकालेंगे मिनिमम वेवलेंथ, तो उसमें जो हायर एनर्जी स्टेट होगा वो इन्फिनिटी होना चाहिए सबके लिए, इस चीज को याद रखेंगे। वहां क्या था n2 बराबर 2 मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए, मिनिमम के लिए n2 बराबर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। सेम फॉर्मूले को लगाएंगे 1/λ मिनिमम। देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया मिनिमम, वहां पे क्या लिखा था मैक्सिमम, इंटू आर 1/n1 का स्क्वायर -n2 का स्क्वायर। ठीक, आगे आते हैं 1/λ मिनिमम, आर की वैल्यू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7, ये आपको रिडबर्ग
कांस्टेंट की वैल्यू याद होनी चाहिए, इनटू 1 का स्क्वायर। देखिए n1 की वैल्यू क्या है 1, आपका जो ग्राउंड स्टेट है वो ऑब्वियस सी बात क्या है 1 है, ठीक है। आगे आते हैं, अब n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब 1 अपॉन इन्फिनिटी आपने पढ़ा है मैथ्स में क्या होता है 0। आगे आते हैं, तो 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू आर की वैल्यू थी 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7। अब यहां पर क्या था 1 का स्क्वायर और यहां पर क्या था इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो इन्फिनिटी का स्क्वायर तो भैया ऑब्वियस सी बात है 0 हो गया और ये कुछ बचा नहीं। अब मैं इसको पलट दूंगा, क्या कर दूंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए लैम्डा मिनिमम। तो 1 अपॉन 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7। अब कुछ बच्चे मेरे से सवाल करते हैं कि सर जब कोई चीज ऊपर से नीचे चली गई तो यहाँ माइनस क्यों नहीं आया। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको ऊपर भेज दिया है और इसको कहाँ भेज दिया है नीचे, ऐसे माइनस नहीं आता। आप अगर यहाँ के नीचे से इसको ऊपर भेजेंगे तो इसमें माइनस आता है, ऐसा इसमें माइनस नहीं आएगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, जब आप इसको फिर डिवाइड करेंगे ये तो ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 10 टू द पावर -7। फिर ये आ जाएगा 0.915। फिर इसका क्या चेंज करना है मुझे डेसिमल, तो इसका आंसर आएगा 915 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये हो गया लैम्डा मिनिमम। इसको भी आपको क्या करना है या तो सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका वेवलेंथ याद हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका क्या निकल गया, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था वो मिनिमम वेवलेंथ का क्या निकल गया फॉर्मूला। अब एक फिर ये 1 मार्क्स का ये हुआ, फिर आगे आते हैं तीसरा। सोचिए एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में कैसे पूछ देता है। अब पूछेगा रीजन, ये कौन से रीजन में एग्जिस्ट करता है। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था शुरू में ही, सबसे पहला रीजन क्या था अल्ट्रावायलेट। तो ये कौन से रीजन में होगा अल्ट्रावायलेट रीजन, क्लियर। तो यहां पर हमारा एक बोर्ड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो यहां पर सीरीज के फॉर्म में वो हो गया कंप्लीट। तो सेम प्रिंसिपल पर हम सारे सीरीज को क्या करेंगे डील करेंगे। तो ये कौन से रीजन में एग्जिस्ट करेगा अल्ट्रावायलेट रीजन। कौन सा है वो रीजन यूवी रीजन, इस रीजन का नाम है अल्ट्रावायलेट रीजन। चलिए अब इसके बाद मैं टॉपिक को डील कर रहा हूं, बाकी सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। एक आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डील करेंगे जो हमें पूछता है फिर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, व्हाट इज रेडियो एक्टिव डिके। व्हाट इज रेडियो एक्टिव डिके क्वेश्चन मार्क। अब ये इतना अगर 5 मार्क्स से पूछेगा तो बच्चे के मन में पहला सवाल आता है कि खाली डेफिनेशन लिख देने से 5 मार्क्स मिल जाएगा क्या, नहीं होगा। आपको सबसे पहले मार्क्स को देखना है कि वो कितने मार्क्स का पूछ रहा है। और क्वेश्चन हमेशा ऐसा नहीं आता, बोर्ड वाला हमेशा कोशिश ये करता है कि क्वेश्चन को क्यों ना घुमा के दें। अब ऐसा लिख के दे देता है प्रूव दैट n इक्वल्स टू n0 e की पावर -λt। अब जिस बच्चे ने एक दिन पढ़ाई की है वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि तो ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ के गया है, ऐसा आता है तो बेचारा थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाता है। और बोर्ड वाला कई बार पेपर को थोड़ा सा कठिन बनाना चाहता है तो लिख देता है, अब ये लिखता है प्रूव दैट द रेडियो एक्टिव डिके of a substance is 1 upon E times of total radioactive decay। ये लो पूरा इंग्लिश के पेपर के टाइप थ्योरी भर दिया। फिर प्रॉब्लम हो गया, अरे ये है क्या, हम तो कभी ऐसा चीज पढ़े ही नहीं है। तो ये कुछ नहीं बोल रहा है, जो इसके बाद का टर्म प्रूफ होता है, यानी कि ये प्रूफ दैट n इक्वल्स टू n0 अपॉन e मींस जब भी कोई रेडियो एक्टिव डिके होगा किसी भी पार्टिकल का तो उसके अंदर में जो टोटल सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उसका वो 1 अपॉन ई टाइम्स होगा। कितने टाइम्स होगा 1 अपॉन ई टाइम्स। तो ये 5 नंबर के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे क्या कर रहा है वो पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं 1 मिनट के लिए आपको टाइम
दे देता हूँ, वैसे मैं सारी स्लाइड को आपको शेयर करूंगा, फिर मैं आगे चलता हूँ। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि रेडियो एक्टिव डिके क्या है। तो ध्यान से देखिए, नाम क्लियर है, डिके, डिके का मीन्स टूटना होता होगा, ऑब्वियस सी बात है, डिके मतलब टूट रहा है, ठीक। तो चलिए, रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, जब किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को, जब किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को, तो मान लेते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है, एन, किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर कैपिटल एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या कर रहा है, रिसाइड कर रहा है, उसके अंदर है, वो क्या कहलाएगा, कैपिटल एन। इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में डिके हो रहा है, तो डी बाई डी टी डिनोट करता है डिफरेंशिएशन यानी कि टूटने को, और ये कम हो रहा है, तो यहाँ पे साइन क्या लगा दिए, माइनस। तो रेडियो एक्टिव डिके किसी सब्सटेंस का डिके है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ सब्सटेंस। मतलब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए आपके पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये मान लेते हैं एन है, क्या है, एन है। अब टाइम के रिस्पेक्ट में ये टूटते जा रहा होगा, तो टूटते जा रहा होगा तो इसको कैसे डिफाइन करोगे भाई, डी टी अपॉन डी एन अपॉन क्या लिख दोगे, डी टी। तो जो ओरिजिनल सब्सटेंस था वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होते जा रहा है, टूटते जा रहा है, दैट इज नोन एज क्या, रेडियो एक्टिव डिके। तो रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, किसी ओरिजिनल सब्सटेंस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज रेडियो एक्टिव डिके या रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट। क्लियर, ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया, क्या हो गया, एक बार डेफिनेशन को मैं इंग्लिश में भी बता देता हूं, द रेडियो एक्टिव डिके इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ constituent particle of a radioactive substance is get disintegrated with respect to time where negative sign indicates that their value will decreases। हिंदी में वो सुनते हैं, मान लेते हैं कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि n नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, तो उसका टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी डिके हो रहा है यानी वो टूटते जा रहा है, वो कहलाता है रेडियो एक्टिव डिके, ठीक। अब आते हैं डेरिवेशन की ओर। तो हमें जो डेरिवेशन प्रूफ करना है उसके लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, डीके कांस्टेंट। तो डीके कांस्टेंट के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, या चलिए डीके कांस्टेंट यूज करते हैं या रेडियो एक्टिव डीके यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव डीके। अब ये रेडियो एक्टिव डीके का हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, माइनस डी एन अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आता है, एन। ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 1, या छोड़ दो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, किसका साइन हटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो एक कांस्टेंट का साइन आ जाता है। ये जो कांस्टेंट है इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, किससे डिनोट करते हैं, ये लैम्डा कहलाता है डीके कांस्टेंट। क्या कहलाता है, डीके कांस्टेंट। तो ध्यान से देखिए, जब भी फिजिक्स में कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट का साइन जुड़ जाता है, यही कांस्टेंट का साइन कहलाता है डीके कांस्टेंट। तो व्हाट इज डीके कांस्टेंट, ये एक रेट को बता रहा है जहां पर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम। मान लीजिए एक क्या है आपके पास सब्सटेंस है, धीरे धीरे वो टूटते जा रहा है, तो वो टूटते जा रहा है मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके डीके कांस्टेंट की वैल्यू को। अब यहां तक ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 यहां तक आ गया, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए, जब भी कोई चीज को आप सॉल्व करेंगे तो आपके इस फैक्टर को देखना है, यहां पर n है, यहां पर n है, क्यों ना इस n को नीचे भेज दूं और dt को कहां भेज दूं, ऊपर। तो एक काम करते हैं, माइनस डी एन, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां का जो n है वो कहां आ गया, नीचे, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, लैम्डा। अब नीचे में जो dt था मैंने उस dt को कहां भेज दिया, साइड में। थोड़ा ध्यान से देखिए कौन कहां गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। माइनस डी एन इस n को इधर ले आए और इस dt को कहां ले आए, साइड में, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इस माइनस को भेज देते हैं बाजू में, तो ये हो गया dn अपॉन n, किसके बराबर हुआ, माइनस लैम्डा dt। अब dn अपॉन n है और यहाँ पे dt है, तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंशिएशन को शो कर रहा है। तो ये तो छोटे से टर्म के लिए हो गया, क्यों ना इसको इंटीग्रेट करके पूरे के पूरे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की क्या निकाल लें, वैल्यू। तो इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं,
इंटीग्रेट एबो इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो चलिए देखिए ऐसा लिख सकते हैं, dn अपॉन n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt। अब बच्चों ने इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला पढ़ा होगा या नहीं पढ़े होंगे, तो चलिए दो ठो फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, फॉर्मूला होता है log e x। फिर से रिपीट कर देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर होता है, log e x। और एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx किसके बराबर होता है, x। मैं ये दो फॉर्मूले इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये दो फॉर्मूले आपके यहां पर लगने वाले हैं। यहाँ पे क्या फॉर्मूला देखो दिखाई दे रहा है, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पर कैसे दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का। तो चलिए इसी में हम फॉर्मूला पुट कर वो करते हैं। हमारा क्या था वैल्यू, डी एन अपॉन एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इंटू डी टी। ठीक, अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, log ई एन। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एन इंटू डी एन, log ई एन हो गया। अब यहां से बाहर हो गया लैम्डा माइनस, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट टर्म यहां से बाहर हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाता है, t। प्लस जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं, मैथमेटिक्स का एक रूल है, वहां पर एक कांस्टेंट c आ जाता है। ये कांस्टेंट c एक वैल्यू बताता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में टर्म धीरे धीरे क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, टर्म वहां पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। चलिए अब इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब ये तो टूट गया पहले से ही। अब मानते हैं कि इनिशियल केस में ये क्या रहा होगा, तो क्या लिखेंगे, लेट एट इनिशियल स्टेज। भाई कोई भी सब्सटेंस पहले कैसा रहा होगा, तो ऑब्वियस ही बात है, ये जब टूटा तो कितना था, n। टूटने से पहले कुछ ना कुछ रहा होगा, तो ये टूटने से पहले कितना रहा होगा, तो मैं इसको लिख लेता हूं n नॉट। क्या लिख लेता हूं, तो n नॉट कहलाता है कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इनिशियल स्टेज में, और टूटने के बाद वो क्या आ गया, n। तो हम इनिशियल केस को लेके चल रहे हैं, तो इसी में अब इनिशियल स्टेज में किसी का टाइम क्या हो जाएगा, 0। मान लेते हैं कोई रेडियो एक्टिव क्या है आपके पास, सब्सटेंस है। क्या है, सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का हम इनिशियल स्टेज में, तो इनिशियल स्टेज में तो टाइम 0 रहेगा, तो उस समय उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वैल्यू क्या होगी, n नॉट। क्या होगी, तो अब देखिए इस इक्वेशन को मैं कहां पुट कर देता हूं, ऊपर में। तो देखिए क्या आ जाएगा, log e n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, n नॉट। n नॉट क्यों पुट किया, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूं, इनिशियल स्टेज की। किसकी, इनिशियल स्टेज की। इनिशियल स्टेज में इसका टाइम क्या होता है, 0। अब देखिए यहां पर क्या पुट करेंगे, माइनस लैम्डा। अब मैंने यहाँ पे t की वैल्यू क्या पुट कर दी बेटा, 0। t की वैल्यू 0 क्यों, क्योंकि मैं इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूं, प्लस कांस्टेंट आ गया c। तो अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log e n नॉट। 0 का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो यहां पर आपकी एक c की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, तो आपके c की वैल्यू क्या है, log e n नॉट किसके बराबर हो गया, c के। अब देखिए आपके पास दोनों रिलेशन आ गया, इनिशियल में कैसा रहा होगा और डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो कैसा रहा होगा। इसकी वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, log e n इक्वल्स टू, मैंने किसकी वैल्यू लिखा है, log e n इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस लैम्डा टी, क्योंकि मैं इक्वेशन 2 को ही क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं। प्लस c की वैल्यू देखिए आपने यहां पे निकाली है, वो है log e n नॉट। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, इसकी वैल्यू को मैंने यहां लिख दिया, इसकी वैल्यू को मैंने यहां लिख दिया, और c की वैल्यू को मैंने उठा के यहां पुट कर दिया। अब देखिए log m, इधर से अगर इसको इधर ले आऊं, ध्यान से देखिए ये अभी प्लस है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। log e n माइनस log e n नॉट किसके बराबर होगा, माइनस लैम्डा टी। देखिए आपने क्या किया, log e n माइनस log e n नॉट किसके बराबर हो गया, लैम्डा टी। आपने जो प्लस वाला फैक्टर था उसको आपने इधर भेज दिया, तो वो क्या हो गया, माइनस।
ठीक है। थोड़ा सा फिजिक्स बोरिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि डेरिवेशनल पार्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, बट अगर आप कंटिन्यूस पार्ट में अगर उसको आप सॉल्व करते रहें तो मज़ा आएगा। फिर एक फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, आपको याद होना चाहिए, log ई एम माइनस लॉग का बेस n, फॉर्मूला होता है log ई एम अपॉन n, जो कि हमने 6th 7th 8th में पढ़ा था। ठीक है, आप नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अभी पढ़ लीजिए। log m माइनस log n किसके बराबर होता है, log ई m अपॉन n। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखिए आपके पास यहाँ पे सेम प्रिंसिपल पे एक फॉर्मूला बनता है, log m माइनस log n। तो चलिए देखिए क्या होता है यहाँ पे फॉर्मूला, हम कैसे लिख सकते हैं, log ई n माइनस log ई एन नॉट किसके बराबर है, यहाँ पर आपके पास टर्म जो है ये बराबर था आपके पास माइनस लैम्डा टी। ठीक, अब थोड़ा फिर से ध्यान देंगे, फिर एक टर्म आएगा जो आप नहीं पढ़े होंगे, ये इसको इस फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया, log ई एन अपॉन एन नॉट किसके बराबर होगा, माइनस लैम्डा टी। अब जब कभी log अपनी प्लेस चेंज करके इधर से उधर चले जाए, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी log इस साइड से अगर उस साइड में जाता है तो वो एक्सपोनेंशियल फैक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो n इक्वल्स टू एन नॉट, देखिए मैंने यहाँ से log तो हटा दिया, अब log इधर चला जाएगा तो किस फॉर्म में होगा, एक्सपोनेंशियल। तो e की पावर माइनस क्या हो गया, लैम्डा टी। तो देखिए ये जो भी फैक्टर यहाँ पर होता है वो e के पावर में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, अब देखिए मुझे तो प्रूफ होता हुआ दिख गया, ये n नॉट कहाँ चला जाएगा, बाजू में। तो देखिए n इक्वल्स टू क्या हुआ, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। बट यहां तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसके बाद भी एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई इसमें हाफ लाइफ डिके की वैल्यू क्या होगी। यहां तक 5 मार्क्स नहीं मिलेगा, अब इसके बाद भी कोई चीज पूछा है। चलिए मैं क्वेश्चन की ओर आता हूं, वो क्वेश्चन था क्या, ये देखिए यहां पर ये था क्वेश्चन, n इक्वल्स टू एन नॉट अपॉन ई, ये यहां तक प्रूफ करोगे तब 5 मार्क्स मिलेगा। तो चलिए आगे आते हैं, एक आध दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो इजी बन जाएगा। तो देखिए t बराबर हाफ, हाफ लाइफ डीके क्या होता है, ध्यान से देखिए, t की पावर हाफ मैंने लिखा है, इसको बोलते हैं हाफ लाइफ डीके। अब नाम से क्लियर है, हाफ लाइफ मतलब आधा तो बेचारा खत्म हो गया होगा। ठीक है, तो हाफ लाइफ डीके एक ऐसा डीके है जिसमें किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो भी पार्टिकल होता है वो हाफ डीके हो जाता है। तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं, टी हाफ। तो ध्यान से वो देखिए, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अच्छा, n किसके बराबर होता है, ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पर जो n है, यहाँ पर जो आपका n है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ n नॉट, e की पावर माइनस लैम्डा वैसी का वैसी रहेगा। ठीक, अब ये हाफ लाइफ डीके है क्या, तो ध्यान से देखिए, हाफ लाइफ डीके में पार्टिकल जो होता है वो डीके कांस्टेंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसका होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब टी हाफ किसके बराबर होता है, 1 अपॉन लैम्डा के। किसके, तो डीके कांस्टेंट क्या होता है, हाफ लाइफ डीके में क्या होता है, जो भी आपका डीके कांस्टेंट होता है वह हाफ लाइफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके, इनवर्सली। तो चलिए यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन लैम्डा। तो देखिए लैम्डा से लैम्डा क्या हो गया, कैंसल, बचा क्या, n इक्वल्स टू एन नॉट e की पावर इनवर्स। अब कोई चीज इनवर्स में है तो वो नीचे आ जाएगी, तो वो नीचे आएगी तो क्या होगा, n इक्वल्स टू एन नॉट अपॉन क्या हो गया, e। तो ये आपका फैक्टर निकल गया, दैट इज नोन एज क्या, हाफ लाइफ डिके और रेडियो एक्टिव डिके। ये पूरा 5 मार्क्स का आता है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली बन जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसके ट्रिक की ओर वो चलते हैं, मैंने इसमें कौन से ट्रिक यूज किए, अगर आप उसको इजीली पढ़ लेंगे तो आपसे ये पूरा क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक, सबसे पहला मैंने ट्रिक क्या यूज किया, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है। क्या लगाया है, अब वो फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला देखिए, माइनस डी एन अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एन। पहला ट्रिक हो गया। दूसरा ट्रिक आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। क्या कर देना है, जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करने के बाद सबसे मेन फैक्टर था इसका इनिशियल स्टेज पता करना। क्या पता करना,
इनिशियल स्टेज। इस इनिशियल स्टेज के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करते हुए चलना है और लास्ट में हाफ लाइफ डीके का आपको क्या यूज कर देना है, फॉर्मूला। तो अगर इस ट्रिक को अगर मैं समझ लूं, 4 टाइप के मुझे ट्रिक बनाने हैं। पहला, मुझे क्या करना है, रेडियो एक्टिव क्या निकालना है, सब्सटेंस का फॉर्मूला, उसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद उसमें मैंने क्या कर दिया, हाफ लाइफ डीके का एक इनिशियल स्टेज के बाद हाफ लाइफ डीके का क्या पुट कर दिया, फॉर्मूला। तो ये इजिली क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। चलिए, इसके बाद फिर एक क्वेश्चन आता है जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, हाफ लाइफ डीके क्वेश्चन, हाफ लाइफ डीके, और लिख के आता है टी हाफ बराबर 0.6931 अपॉन, कोई बताएगा प्रूफ क्या होता है, लैम्डा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जो कि फिर पूछता है 3 नंबर का। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें और इसको मिक्स मत कर दीजिएगा, दोनों अलग अलग चीज है। वो किस नाम से आता है, रेडियो एक्टिव डीके, और ये किस नाम से आता है, हाफ लाइफ डीके। फिर ऐसा कई बार लिख के आता है क्वेश्चन, प्रूव दैट टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये दोनों क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछता है। चलिए, अब हम इसको लिखने के बाद चालू करते हैं इसका प्रूफ। तो इसको प्रूफ करने के लिए जब भी हम फिजिक्स में कोई चीज प्रूफ करते हैं, हमें सबसे पहले एक चीज, कॉन्सेप्ट ये जानना होता है कि निकालना क्या है। अब निकालना क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई चीज डिसइंटीग्रेट हो रही होगी, तभी तो हाफ लाइफ निकाल रहे हैं। यानी कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जब टूट रहा होगा तभी तो क्या निकाल रहे हैं, हाफ लाइफ डीके। हाफ लाइफ डीके है क्या, मैं एक बार यहां इसको डिफाइन कर देता हूं। हाफ लाइफ डीके एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आधा डीके हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा डीके, किसके, ओरिजिनल सब्सटेंस के। देखिए, मान लीजिए ओरिजिनल सब्सटेंस क्या है, N0, ये आधा डीके हो गया, तो जो डीके की वैल्यू आई वो क्या मिल गया, N। मानते हैं कि आपके पास N0 इनिशियल स्टेज में क्या है, ये एटम है, किसका, सब्सटेंस का। मान लेते हैं ये रेडियो एक्टिव क्या है, सब्सटेंस है, ये आधा डीके हो गया। तो आधा डीके हो गया, दैट इज नोन एज क्या, हाफ लाइफ डीके। ठीक तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है रेडियो एक्टिव डीके का। तो रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, ध्यान से वो देखेंगे, -dn अपॉन dt इक्वल्स टू लैम्डा n। ये तो हमने पढ़ा है। -dn अपॉन dt इक्वल्स टू क्या है, लैम्डा n। अब ये है क्या, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। और इसी की मदद से हमने एक इक्वेशन निकाला है, n इक्वल्स टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा। अब हमें हाफ लाइफ डीके का फॉर्मूला निकालना है। अब हाफ लाइफ डीके क्या होता है, n को मैं क्या लिख सकता हूं, ओरिजिनल सब्सटेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, आधा हो गया। ध्यान से देखिए, n को मैं क्या लिख सकता हूं, N0 अपॉन 2। ओरिजिनल सब्सटेंस से पूरे का पूरा क्या हो गया, आधा हो गया, क्योंकि यही क्या कहलाता है, हाफ लाइफ डीके। चलिए, अब यहां पर इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो n की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, N0 अपॉन 2 इक्वल्स टू N0 वैसी का वैसी e की पावर माइनस क्या पुट कर दिया, लैम्डा t। देखिए, N0 क्या हो गया, कैंसल। ये ऐसा क्यों पुट किया, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हाफ लाइफ डीके। हाफ लाइफ डीके मतलब किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की ओरिजिनल वैल्यू का वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, N0/2। अब फिर यहाँ से वो देखिएगा, थोड़ा सा बायो वालों को थोड़ा सा दिक्कत होता है, पूरा यहाँ पे सर मैक्स लगा देते हैं और कहीं कुछ समझ थोड़ा सा आता ही वो रहता है, फिर एक नया फॉर्मूला याद करना पड़ जाता है। देखिए क्या हो जाएगा, 1/2, भाई कट गया। अब यहां पर क्या बचा, e की पावर माइनस लैम्डा t। जो चीज वहां लगाए थे, लॉग को एक्सपोनेंशियल में चेंज किए थे, अब यहां एक्सपोनेंशियल को किस में चेंज करेंगे, लॉग में। ध्यान से देखिए, ये एक्सपोनेंशियल है, फिर इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो ये लॉग में हो जाएगा। तो आपके पास था क्या, मैं यहां पे लिख देता हूं 1/2 e की पावर माइनस लैम्डा t। ठीक,
अब देखिए एक्सपोनेंशियल टर्म हट रहा है तो ये लॉग आ जाएगा, log e1/2 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी, लिख सकते हैं ऐसा। अब एक काम करते हैं, क्यों ना इस माइनस को भेज देता हूं मैं अंदर। तो जब आप माइनस को अंदर में भेजोगे, थोड़ा सा यहीं पर ध्यान दीजिएगा, ये हाफ 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैं यहाँ पे 2 स्टेप बचा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा स्टेप बढ़ाने से आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। ये जो माइनस है ये अंदर आ जाएगा, तो ये क्या होगा आपका 1/2 किस में चेंज हो जाएगा? 2 में। अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास? सिर्फ और सिर्फ लैम्डा टी। और आप किसकी बात कर रहे हो? हाफ लाइफ डिके की। तो यहाँ पे जहाँ पे आपने टी लिखा है वहाँ पे आप क्या लिख दोगे? हाफ, क्योंकि आप जहाँ से कंडीशन लगा रहे हैं, ध्यान से वो देखिए, अब जब आपने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया तो ये टाइम को आप क्या लिखोगे? हाफ। तो देखिए मैंने जहाँ जहाँ वो हाफ लाइफ डिके का कंडीशन लगाया, टी के नीचे में क्या लगा दिया मैंने? हाफ। चलिए आगे आते हैं। फिर अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो log 2e बेस की वैल्यू ऐसे तो नहीं निकलती, इसकी वैल्यू कैसे निकलती है? ध्यान से देखिए, जब हमने पढ़ा है log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, लेकिन वो log 10 का बेस होता है। किसका बेस होता है? अभी यहां पर आपकी बेस कितना है? e। कितना है? e। ध्यान से वो देखेंगे, एक बिल्कुल नया चीज है आप लोगों के लिए, स्पेशली शायद आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैं यहाँ पे रूल बोल रहा हूं, ये है log e टू द बेस 2। इसको मुझे चेंज करना है। log e को अगर मैं चेंज करता हूं log 10 में, किसमें? तो क्या करना पड़ता है? ध्यान से देखिए, 2.303 से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिए, जब आप log e के बेस को log 10 के बेस में चेंज करते हैं तो आपको 2.303 से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। और log 10 2 की वैल्यू होती है, ध्यान से देखेंगे, 0.3010। किसके बराबर हो गया ये? लैम्डा टी हाफ के। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करने बैठोगे फिर आपका समय खराब हो जाएगा, लेकिन किसी का मैथमेटिक्स अच्छा है तो वो 2 मिनट में कर सकता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.6931 आएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये डिजिट याद हो जाएगी। अब टाइम को कहाँ भेज दिया मैं? नीचे। या आपको टाइम ही चाहिए तो टाइम को रहने दीजिए, वेवलेंथ को भेज दीजिए नीचे। देखिए हैंस प्रूव्ड हो गया। तो 0.6931 अपॉन लैम्डा बराबर टी हाफ। तो मैंने आज 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक डील किए हैं जो आप सभी को घर में प्रैक्टिस करना है। सबसे पहला आपका जो टॉपिक था वो पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 5 सीरीज थी, जिसका मैंने एक न्यूमेरिकल उठाया, दैट इज नोन एज लाइमन सीरीज। दूसरा मैंने आपको यूनिट 8 में टॉपिक डील किया, बी में 8B, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस के टॉपिक्स हैं। पहला रेडियो एक्टिव डिके और हाफ लाइफ डिके। ठीक, आगे कल फिर मैं यूनिट नंबर 8 के टॉपिक डील करने के बाद यूनिट नंबर 9 डील करूंगा, दैट इज नोन एज सेमीकंडक्टर डिवाइस, जिसमें बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको डील करूंगा। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं। थैंक यू।